नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, आज हम यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का जीएस का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराएंगे और उसका डिटेल से पूरा ऑप्शन के साथ ही पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, इससे पहले 4 वीडियो लगभग मैंने डाल चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 35 प्लस स्कोर करने के सोच रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर 3 से 4 प्रश्न अगर मान लीजिए रिपीट कर दिया, और जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो अक्सर कठिन ही होते हैं, तो अगर कठिन प्रश्न रिपीट कर दिया, आपने उसकी तैयारी नहीं की है, तो आपका सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो अगर क्वेश्चन रिपीट कर दिया तो आप उसको सेकेंडों में टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। और आज मैं आपको कुछ बुक भी रिकमेंड करूंगा कि उसको पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो चलिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं इसका मॉडल पेपर भी करा दूंगा, कुछ अच्छे से क्वेश्चन उस चुन के आपको करा दूंगा, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। चलिए, ज़्यादा देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपके साथ हर वीडियो में कोटेशन शेयर करता हूं। तो आज का कोटेशन है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। दोस्तों, अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको हार्ड वर्क के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बना के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप बस सोचते रहिए कि हम पढ़ लेंगे, ऐसा ही टाइम बीत जाएगा, एग्ज़ाम सर पे आ जाएगा और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, अभी बहुत टाइम है। आज अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कमीशन ने इसका यही आंसर माना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध दोस्तों ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इसका 1749 से 1754 तक हुआ था। ये दोस्तों 1749 से 54 तक हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सब सही है, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि पूरा जितने भी प्राचीन, मध्य और आधुनिक टाइम पे जितने भी युद्ध हुए हैं, मैं उनका एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दूं। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट करके बताइएगा और मैं उस पर एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा का विचार कई लोगों ने प्रस्तुत किया, उसमें से महात्मा गांधी का भी नाम है। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये अब पूछा स्वतंत्रता के पूर्व दिनों के प्रारंभ में ही, मतलब जैसे आप इंडिपेंडेंस के जस्ट स्टार्टिंग में ही। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एम एन राय। और आपको पता है ये सलाहकार भी थे, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार भी थे, ये सलाहकार भी थे, इसको भी याद कर लीजिए। सलाहकार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लीलावती के लेखक थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर है भास्कराचार्य। एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों के द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन युग्म सही नहीं है? आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है। बाकी सब सही है। सब ऑप्शन को आप याद कर लीजिएगा कि जैतपुर महाराष्ट्र में है, और मिठीवेडी गुजरात में है, कोवड्डा आंध्र प्रदेश, सब आप याद कर लीजिएगा इसको। मैंने दोस्तों आपको बताया कि एक आप नोटबुक में जितने क्वेश्चन है सब इकट्ठा कर लीजिए
और अब जैसे आप लिख लीजिए जैत, ऐसे लिख, बस कुछ नहीं करना, लिख लीजिए जैतपुर, ऊपर हेडिंग डालिए आणविक शक्ति केंद्र, और एक तरफ लिखिए स्थान, और फिर जैतपुर, जैतपुर महाराष्ट्र, हरिपुर पश्चिम, ऐसे लिख लीजिए, फिर उसको आपको रिवाइज करने में सुविधा होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट मार्टिन द्वीप। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तापी या ताप्ती नदी कहते हैं। दोस्तों ये एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। प्रायद्वीपीय मतलब दोस्तों कि जो नीचे का हिस्सा है और जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। और द्वीप जो होता है, ये दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। द्वीप जो होता है वो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, और जो प्रायद्वीप होता है वो तीन तरफ पानी से घिरा होता है। तो भारत का जो साउथ वाला पोर्शन है, निचला पोर्शन है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और नीचे भी पानी है। तो ये तापी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और इसके साथ एक नाम और ऐड के लिए, नर्मदा। नर्मदा भी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है और प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ये दोस्तों दा है, दा, इसको आप देख लीजिएगा, दा है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। दोस्तों मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों मैंने रसिया के संविधान से बताया था आपको, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो बताया था कि मौलिक कर्तव्य लिया गया था वहाँ से, मौलिक कर्तव्य, ठीक। और कनाडा के संविधान से संघीय जो ढांचा है भारत का वो लिया गया है। और भी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दे रहा हूँ। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया भी लिया गया वहीं से। और दोस्तों एकल नागरिकता भी वहीं से लिया गया है। और दोस्तों यूएसए के संविधान से स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब चीज़ें ली गई हैं। ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम का भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैं एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और दोस्तों आप इसके लिए लूसेंट का जो समान अध्ययन का बुक है उसको पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों अब देखिए अनुवांशिकी में तो नहीं पढ़ा जाता है ये, जनसंख्या और मानव के समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़े, वायरस विज्ञान ये भी आप काट लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। अब दोस्तों बचता है पारिस्थितिकी विज्ञान और जनसांख्यिकी। तो दोस्तों इसमें इन्वायरमेंट और ह्यूमन का जो रिलेशन है उसको अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या के बारे में इसी में स्टडी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में कहना कि ग्राम पंचायत को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। अगर कई लोग कमेंट करेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, एक दो लोग के कमेंट करने से मैं वीडियो नहीं बनाऊँ। आप लोग वीडियो देखते हैं ना ही लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक करिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। क्योंकि दोस्तों अभी यूपी में चुनाव है, तो ग्राम पंचायत अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे प्रश्न आ सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न पे। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस अनुच्छेद के बारे में आपको वीडियो में बता चुका हूं। आर्टिकल 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब बात करते हैं, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आर्टिकल ये 32 में दोस्तों जितना बोल रहा हूँ सब लिख लीजिएगा। और आर्टिकल जो है 48, ये दोस्तों अब मैं एक चीज़ बता दूं कि जो संविधान है उसमें भारत को एज ए स्टेट माना गया है, भारत को स्टेट माना गया है, ठीक है। तो जब मैं संविधान या आर्टिकल में जब स्टेट की बात आती है तो आप उसको इंडिया समझा करिए।
तो आर्टिकल 48 में कहा गया है कि राज्य यानी कि भारत, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, राज्य कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशुपालन को मतलब साइंटिफिक तरीके से करेगा और उसको बढ़ावा देगा, और जो जो दूध देने वाले पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनकी हत्या पर रोक लगाएगा। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 48 है। और आर्टिकल 51 ये दोस्तों ये कहता है कि स्टेट जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की मतलब उसमें बढ़ावा देगा और राज्यों के राज्यों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 51। तो दोस्तों मैंने चारों आपको आर्टिकल बता दिए, आप इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा कि आर्टिकल 40 जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों गठन के लिए निर्देशित करता है। और 32 मैंने बता दिया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये, और इसको भीमराव अम्बेडकर ने, ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार आ चुका है, पिछली सेट में मैंने आपको बताया भी था। इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन के साइंटिफिक तरीके से सरकार करेगी और उसका बढ़ावा देगी, और जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पे रोक लगाएगी। आर्टिकल 51 भी बता दिया कि जो स्टेट है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बढ़ावा देगा, और जो स्टेट के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण व्यवहार बनाएगा, संबंध बनाएगा। और ये हो गया दोस्तों, आप इसको कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित, इसको ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य होंगे उनके द्वारा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और दोस्तों इस ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, और जब मैं कुछ दिन पहले जी स्टार्ट किया तो बताया था कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। और दोस्तों आपसे आज भी कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए, और 2-4-5 सेट और कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और क्वेश्चन आपको और ज़्यादा रिपीटेड मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित, देखिए दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, और ये 2017 का पेपर है। तो आपको बस क्या ध्यान देना कि कारोबार सुगमता रिपोर्ट, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई रिपोर्ट है और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और आपको जब मैं करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें ये सब कवर कर दूंगा, इसलिए कहता हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि करंट या कुछ और महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उससे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल में ही किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर एन के सिंह, और 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 2020 से 2025 तक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? उद्दीपक मतलब दोस्तों एक्साइटेड करने वाला, जो आलस को भगाने वाला है। तो दोस्तों आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चाय है। और उद्दीपक फसल के अंतर्गत दोस्तों चाय तो मैंने बता दिया, कॉफ़ी, कहवा, पोस्ता, भांग, इस तरह की जितनी फसलें हैं सब उद्दीपक फसल के अंतर्गत आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मखदूम, मथुरा में। दोस्तों ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं मैं आपको सब बताऊंगा, बस आपको मेरे साथ चैनल से जुड़ जाना है। और इस तरह के जितने प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, सब मैं बताऊँगा। आप निश्चिंत रहिए, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, आप सभी प्रश्न सही करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। दोस्तों ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे मनाया जाता है, जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने 2000, ये भी दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, एशिया कप जीता था। दोस्तों इसका मैं आंसर बता देना हूँ, रानी रामपाल, लेकिन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस देखना है कि अगर कोई हाल में कोई खेल से संबंधित कोई टूर्नामेंट हुआ है तो उसके विजेता कौन है और कैप्टन वैप्टन देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कि कैप्टन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी दोस्तों करंट क्वेश्चन है, आप बस एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप, और उसके बाद यहाँ इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, हाल में ही समाचारों में चर्चित ओखी, ये भी दोस्तों करंट का प्रश्न था। ओखी चक्रवाती तूफान था जो 2017 के भारत के तटों में से टकराया था। ये भी दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। और इस तरह देखना का आपको कि भारत या भारत के जो पड़ोसी देश हैं या पूरे विश्व में कहीं भी कोई बड़ा तूफान या कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो उसको देख लीजिएगा आप करंट के रूप में। ये भी दोस्तों 2017 का प्रश्न है और करंट का है। इसका ऑप्शन नंबर बी है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट, ये देखिए आपको एक फैक्ट मिलेगा कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट है, को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल में ही निधन हुआ है। ये भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में, तो आपको कोई भी मैगजीन अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर U.R. राव। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष, दोस्तों ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि मिशन इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष में दोस्तों 7 रंग होते हैं। तो उसी तरह दोस्तों बच्चों को टीका भी कभी 6 माह के अंदर, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 3 वर्ष के अंदर इस तरह लगता है। तो दोस्तों टीका भी कई बार लगता है, इंद्रधनुष में भी कई रंग होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बच्चों के टीका से। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, तो इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा। दोस्तों इस तरह मान लीजिए 2 लेंस सटा के रख देंगे तो दोस्तों एक की फोकस दूरी होती है, एक की फोकस दूरी दोस्तों पॉजिटिव होती है, एक की दोस्तों निगेटिव होती है। तो जब दोनों को सटा के रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सुमेलित नहीं है। ये दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट है ये कृत्रिम मिठास के लिए यूज़ किया जाता है। सैकरीन जो होता है कृत्रिम मिठास के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सब दोस्तों ये सब सही है, आप इसको देख लीजिए कि कैरेटिन प्रोटीन होता है, थायमिन विटामिन होता है, एड्रेनल हार्मोन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, इनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या है। दोस्तों मैं आपको इसको सिंपल तरीके से एकदम बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है। अब 3 नंबर का एवरेज मान लीजिए 5 है, ठीक। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होगा और उनको मैथ के सवाल से डर लगता होगा, तो उनके लिए मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए 3 संख्या है, उनका एवरेज 5 है। तो दोस्तों इसका सिंपल मतलब हुआ कि एवरेज मतलब बीच का होता है, तो यानी कि ये जो नंबर है ये 5 के बराबर होगा, ठीक। एवरेज मतलब बीच का। जैसे मान लीजिए अगर 5 नंबर है, 5 नंबर है, इसका एवरेज मान लीजिए 10 है, तो इसका दोस्तों एक मतलब ये भी है कि जो बीच का नंबर, ये 5वां जो नंबर है, इसका एवरेज ये नंबर 10 है। ये इसका ये भी एक मतलब निकल सकता है। और दोस्तों अगर मान लीजिए 4 नंबर रहेगा, तो 4 नंबर रहेगा, उसका एवरेज को दोस्तों इन दोनों का डिवाइड करके उस नंबर को निकालते हैं। मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो बता दूँगा। यहाँ देखिए 13 क्रमागत संख्याओं का औसत 51 है, तो 13 का दोस्तों बीच का नंबर कौन सा होगा, 7वां नंबर होगा। जैसे 6, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर 7वां 8 9 10 11 12 13 लाइन खींच लिए। अब देखिए 6 इधर है, 6 इधर है, तो दोस्तों जो बीच का नंबर है वो 13वां नंबर है। अब ये कह रहा है कि 13 नंबर का औसत 51 है, यानी कि ये जो 13वां नंबर है, ये 13वां नंबर 51 है। अब यहाँ पे देखिए 13 क्रमागत विषम, क्रम से विषम कौन कौन नंबर होगा दोस्तों। विषम संख्या मैं बता दूं कि जो 2 से भाग नहीं जाता है, जैसे 3 हो गया, तो 3 के बाद दोस्तों क्रम से विषम संख्या कौन सा आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। दोस्तों ये क्रमागत विषम नंबर है।
तो ये बताइए यहाँ पे 13 नंबर जब 51 है ये, तो ये 14 कितना होगा, 53 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, ये 57, ये 59, ये 61 और ये लास्ट वाला सबसे बड़ा 63 हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने एक सिंपल तरीका बताया कि आप इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं बिना गुणा भाग के, कॉमन सेंस लगा के। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है। यानी कि मान लीजिए ऐसे ये कोई 1.8 मीटर लंबी छड़ है और उसकी जो छाया पड़ रही है ज़मीन पे, मान लीजिए इधर छाया पड़ रही है तो इधर इतनी बड़ी छाया पड़ रही है, ठीक। और ये 1.8 मीटर, यहाँ पे ध्यान दीजिए मीटर है, और ये 45 सेंटीमीटर है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसी समय 6 मीटर ऊंचे स्तंभ की परछाई कितनी होगी। अब कह रहा है कि मान लीजिए कोई ये 6 मीटर है, उसी टाइम पे सूर्य का टाइम सेम है, तो इसकी जो परछाई होगी वो कितनी लंबी होगी। दोस्तों ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि 1 पॉइंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.8, इसको दोस्तों मीटर में है, तो मीटर है तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 से गुणा करिए तो एक पॉइंट पे 10 तो एक पॉइंट कट, यानी कि 180 आएगा। तो 180 मीटर, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर की छाया ज़मीन पर पड़ रही है, कितनी, 45 सेंटीमीटर पड़ रही है, ठीक। अगर मान लीजिए वो 180 सेंटीमीटर ना हो कि 1 सेंटीमीटर होता, तो आप बताइए 1 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि उसकी छाया लंबी होती कि छोटी होती। अब फिर से एक बार सुन लीजिए कि यहाँ पे साफ साफ मैं लिख देता हूँ, 180 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लंबे क्षण की जो छाया है वो 45 सेंटीमीटर पड़ रही है। अगर ये क्षण 1 सेंटीमीटर का होता तब उसकी छाया कितनी पड़ती, पहले बताइए छोटी होती कि बड़ी होती। जाहिर सी बात है कि जब 1 सेंटीमीटर रहेगा तो उसकी छाया छोटी होगी, तो छोटी होगी तो छोटी के लिए हमेशा दोस्तों भाग करते हैं, तो इसको भाग कर लिए, इतना आ गया, भाग कर लिए। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों आपसे पूछा है, कितने का पूछा है, एक बार प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए 6 मीटर ऊंचे स्तंभ का पूछा है, तो 6 मीटर ऊंचे स्तंभ का। अब दोस्तों अगर मान लीजिए 1 मीटर का 45/180 है, तो 6 मीटर का 6 मीटर यानी कि दोस्तों कितना, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको निकाल लीजिए, 45/180 इंटू 60 मतलब 600, ये जीरो कट गया। 6 से देखिए, 6 त्रिक का 18 और 6 दहम 60, 3 से करेंगे तो 15, 3 45 होता है, यानी कि 150 आ गया। यानी 150 को दोस्तों आप 1.5 मीटर भी लिख सकते हैं। तो 150 ये सेंटीमीटर में आया है, तो इसको मीटर बदलेंगे तो 1.5 मीटर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सी नंबर दिया हुआ है 1.5 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सम मतलब बराबर होता है, बाहु मतलब भुजा होती है, यानी कि जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर, यानी कि ये तीनों सब बराबर हो। और दोस्तों इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, ये आप याद कर लीजिए। और जो समद्विबाहु होता है जिसकी सिर्फ 2 भुजा बराबर होती है, उसका ये दोनों कोण बराबर होता है। कितना होता है ये नहीं, लेकिन ये दोनों एंगल बराबर होता है। चलते हैं प्रश्न में कि ये दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी जब समबाहु सब तीनों की भुजा 8 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, भुजा का स्क्वायर। तब देखिए दोस्तों भुजा कितना देखो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको कर देंगे आप 3/4 गुणे 8 का स्क्वायर, यानी 8 इंटू 8, यही तो हुआ इसका मतलब। 4 × 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16,
यानी 16√3 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 16√3। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यानी दोस्तों n कोई नंबर, आप अपने मन में कोई भी नंबर इमेजिन करिए कि जब उसमें 6 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 बचता है। तो आप कोई भी नंबर, चलिए 10 ही ले लीजिए। अब 10 में 6 से भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, देखिए शेषफल 4 बच रहा है, यानी आपका नंबर 10 है। दोस्तों आप 10 से ज़्यादा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 16 भी नंबर ले सकते हैं। तो 6 से अगर भाग करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 और 4 तब भी शेष बचेगा। यानी कि आप 10 लीजिए, 16 लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी नंबर ले लीजिए। चलिए मैं 10 ही ले लेता हूँ, या तो चलिए 16 ही ले लेता हूँ। तो मान लीजिए वो हाँ ठीक है, तो शेषफल 4 बचता है। 3 यानी कि जो आपने नंबर लिया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यानी कि 16 गुणे 3, 16 कम 16, 16 दूने 32, 16 3 48, अब आपका नंबर 48 हो गया है। ठीक, तो 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब दोस्तों इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से करेंगे तो 6 एक कम 6, और चलिए 2 से यहाँ पर मैं आपको क्लियर थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। 40 का ये, हाँ ठीक, 48 इंटू 6, तो 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे, यानी कि 6 का पहाड़ा 8 और पढ़ेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। अगर मान लीजिए आप 10 लिया होता तो 10 को अगर 3 से 3 ऐड करते, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 30 हो जाता, तब भी 6 से डिवाइड करते तो शेषफल 0 बचता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये आज का पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछेगा। अब दोस्तों रणनीति मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले सभी क्वेश्चन को एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको रिवाइज करने में आसानी हो। आपको अपना सब्जेक्ट का भी पढ़ना होगा, और जीएस दोस्तों इतना वास्ट इसका सिलेबस है, इसका डायमेंशन इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको हर टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल होगा अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे। तो आप सबसे पहले पूरा नोट्स कर लीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप कमीशन का माइंडसेट नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरह का पूछा जा रहा है, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं मानी जा सकती है। अब दोस्तों मैं आज आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। आप लूसेंट जो समान अध्ययन का जो लूसेंट है दोस्तों, उसको पूरा पढ़ जाइए, क्योंकि दोस्तों इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन लूसेंट में आप खोजेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको तैयारी और बेहतर करनी है तो जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए, जैसे यानी मॉडर्न हिस्ट्री से जो जितने भी प्रश्न आते हैं, आप उसके लिए एस के पांडे की बुक पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों सबसे अच्छी बुक है, आप पीसेस तक की भी तैयारी इस बुक से करिए, आप सब क्वेश्चन फंस जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के होंगे सब क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे। मतलब मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत का जितना भी प्रश्न होगा, इतिहास वाला जो पोर्शन है, तो उसे सब क्वेश्चन एस के पांडे से फंस जाएंगे। और अभी दोस्तों आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लूसेंट दोस्तों आधा घंटा या 1 घंटा जो भी टाइम निकाल के उसका हर पोर्शन लूसेंट का पढ़िए। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ एक दिन लाइव वीडियो बना के बोर्ड पे आपको बता दूँ कि लूसेंट में क्या क्या ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों ये था आज के लिए हमारा पूरा क्लास, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे मैं कुछ अपलोड करूँ तो आप उसे आसानी से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।